एक बार पुनः स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 8 गुरुत्वाकर्षण पर। आज हमारा टॉपिक है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और इस क्रम में इस अध्याय का हमारा यह 5वां वीडियो होगा। इसके पूर्व के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसकी सहायता से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए बात शुरू करते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा से। स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा हम पूर्व में बात कर चुके हैं कि किसी भी वस्तु की स्थिति विशेष या आकार विशेष के कारण से उसमें पाई जाने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और यह स्थितिज ऊर्जा विभिन्न कारणों से उस वस्तु के अंदर संचित होती है। जहाँ निकाय के अंदर प्राकृतिक बल क्रियाशील होते हैं वहाँ स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। जैसे कि हम बात करें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की, जिस पर विस्तार से भी बात होने वाली है। चूँकि ब्रह्मांड में सभी द्रव्य एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इस आकर्षण बल के प्रभाव से किसी भी वस्तु में एक कार्य करने की क्षमता होती है और उस क्षमता को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कह सकते हैं। आवेशों के मध्य बल लगते हैं, इस कारण से स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। चुंबकों के मध्य बल लगते हैं, इस कारण से उसके अंदर भी चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा हो सकती है। किसी स्प्रिंग को यदि हम खींचेंगे तो उसमें एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जा संचित होगी, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कह सकते हैं उसे हम। तो इस प्रकार से स्थितिज ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। तो आइए अपन इस स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निकालते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब यदि किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से उठाकर हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, पृथ्वी उसे नीचे की ओर आकर्षित करेगी और हमें ऊपर की ओर ले जाने के लिए उस पर बल लगाना पड़ेगा। और जब हम बल लगाएंगे उस पर तो वह बल द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। जब निकाय में आकर्षण प्रकृति का बल होता है तो स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है और जब बल का मान शून्य हो जाता है तो स्थितिज ऊर्जा भी वहां नहीं पाई जाती। तो कल्पना कीजिएगा कि ये हमारी पृथ्वी है। और जैसा कि अपन ने इस व्यंजक को देखा है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को कि Gm बटे r वर्ग से हम किसी भी दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाले बल की गणना कर सकते हैं। तो माना कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी का द्रव्यमान m है और ये कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। इन दोनों के मध्य की दूरी r है। तो इन दोनों के मध्य लगने वाला बल यह होगा, अर्थात यह कहा जा सकता है कि स्मॉल m पर पृथ्वी इस बल से आकर्षण का बल लगाएगी, अर्थात इसे अपनी ओर खींचेगी। जैसे जैसे r का मान बढ़ेगा वैसे वैसे f का मान घटेगा। अर्थात जब हम इस वस्तु को दूर लेकर जाएंगे तो f का मान कम होगा। अब कल्पना कीजिए कि हम इस वस्तु को बहुत बहुत दूर अर्थात अनंत पर लेकर चले गए। अब जब r का मान अनंत होगा तो क्रियाशील बल का मान शून्य हो जाएगा। अर्थात पृथ्वी से अनंत दूरी पर रखी किसी भी वस्तु पर पृथ्वी कोई आकर्षण बल नहीं लगाती है। तो उस स्थिति में पृथ्वी के कारण से अनंत पर स्थित वस्तु पर किसी प्रकार की स्थितिज ऊर्जा संचित नहीं होगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अनंत दूरी पर, अर्थात यहाँ पर यदि हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो उसका मान शून्य होगा। अब कल्पना कीजिए कि ये वस्तु इस प्रकार से आगे की ओर गति करती है और गति करते करते ये किसी क्षण इस बिंदु पर होती है। इसको हम नाम दे देते हैं A और A की दूरी पृथ्वी से x है। अब यह वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में आ रही है और जब गुरुत्वीय क्षेत्र में आ रही है तो इस पर एक बल लग रहा है पृथ्वी के कारण से इस दिशा में। ये बल हुआ F और इस F बल को हम प्रकट कर सकते हैं F बराबर
gmm/x वर्ग से। चूंकि दूरी x है तो इसलिए हमने इसको x वर्ग से प्रकट कर दिया। तो यहां पर इतना बल लग रहा है। अब पृथ्वी के बल के प्रभाव से वस्तु एक सूक्ष्म दूरी तय करके बिंदु B पर आ जाती है। अभी वो कहां थी? बिंदु A पर थी, और अब ये दूरी तय करी इसने, माना कि dx, छोटी दूरी है, dx दूरी तय करके वस्तु A से B तक आ जाती है। तो चूंकि पृथ्वी उसको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, इसलिए पृथ्वी द्वारा किया गया कार्य हम गणना करें तो पृथ्वी द्वारा A से B तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि यदि इसे हम dw से प्रकट कर दें तो dw बराबर क्या हो जाएगा? बल गुणित विस्थापन। और चूंकि दोनों की दिशाएं एक है, विस्थापन भी इधर ही हो रहा है, बल भी इधर ही लग रहा है, तो इस स्थिति में दोनों के मध्य बनने वाला कोण 0 है। तो इसे हम f dx से प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि f डॉट dx का मान f dx cos थीटा होगा, और cos 0 1 हुआ, तो dw बराबर प्राप्त होता है f dx। अब आप इस f का मान ये रखेंगे तो हमें dw का मान प्राप्त होगा। तो dw बराबर हो जाएगा gmm/x वर्ग dx। ये कार्य करना होगा A से B तक लाने में, किसी भी वस्तु को A से B तक आने में इतना कार्य पृथ्वी के द्वारा किया जाएगा। अब यदि अपन बात करें कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होगी, तो ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को अनंत से पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु तक लेकर आने में किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। एक बार पुनः, किसी भी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लेकर आने में किया गया कार्य उस बिंदु पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो इसका मतलब यह है कि हम जो काम कर रहे हैं कि अनंत से इस बिंदु तक, माना कि ये बिंदु P है और हम किसी वस्तु को P बिंदु तक लेकर आना चाहते हैं, तो P बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा का मान अनंत से यहाँ तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। तो आइए अपन उस कार्य की गणना कर लेते हैं जो अनंत से वस्तु को बिंदु P तक लाने में करना पड़ेगा। तो इसके लिए समाकलन किया जाएगा, dw बराबर समाकलन कहाँ से? अनंत से r दूरी तक लेकर आएंगे, और gmm/x वर्ग dx इसे लिखा जाएगा। तो माने कि कुल किया गया कार्य w है, तो w बराबर gmm, चूंकि नियत है इसलिए इन्हें बाहर ले लिया, और 1/x वर्ग का समाकलन हो जाएगा -1/x और अनंत से r तक। अब आप लिमिट रखेंगे तो w का मान क्या प्राप्त होगा? w प्राप्त हो जाएगा -gmm/r। यह वह कार्य है जो अनंत से पृथ्वी से r दूरी तक किसी भी वस्तु को लाने में किया गया है, और इसी कार्य को हम स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं, अर्थात r दूरी पर स्थितिज ऊर्जा का मान -gmm/r के बराबर होगा। तो पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी भी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को हम इस व्यंजक के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूरियों को पृथ्वी की सतह से नापते हैं, तो माना कि पृथ्वी की सतह से यह बिंदु P h दूरी पर है और पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R है, तो उस स्थिति में u h ऊंचाई पर कितना लिखा जा सकता है? -gmm/r+h। तो पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर किसी भी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को हम इस व्यंजक के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब इसको थोड़ा सा और हम चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं। किस प्रकार से? तो सॉरी, अब माना कि कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से r1 दूरी पर स्थित है और हम इसको r1 से लेकर r2 तक लेकर जाना चाहते हैं। माने कि ये बिंदु Q है और ये बिंदु R है, या Q डैश है, R डैश है,
और ये दूरी r1 है और ये वाली दूरी r2 है। पृथ्वी के केंद्र से r1 दूरी पर स्थित बिंदु q डैश है, पृथ्वी के केंद्र से r डैश दूरी पर स्थित बिंदु r2 दूरी पर स्थित बिंदु r डैश है। तो इस स्थिति के अंदर आप ur1 क्या लिखेंगे, ur1 लिखेंगे माइनस gm m बटे r1, और ur2 क्या हो जाएगा, ur2 हो जाएगा माइनस gmm बटे r2। अब हमें ज्ञात करना है कि बिंदु q डैश से r डैश तक ले जाने में कितना कार्य किया, अर्थात हम किसी वस्तु को यहाँ से यहाँ तक अगर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में लेकर जाते हैं तो कितना कार्य करेंगे या स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन आएगा। तो वह ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि अंतिम स्थिति ur2 माइनस ur1 करेंगे। तो ur2 माइनस ur1 क्या हो जाएगा, gmm बट इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। चूंकि माइनस है इसलिए मैंने पीछे वाली टर्म को आगे लिख दिया और इसको पीछे लिख दिया। तो इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं इसे हम। अब माना कि किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर ले जाना हो तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो उस स्थिति के अंदर हम लिख सकते हैं कि हमें डेल u कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य कितना हो जाएगा, gmm, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1/r माइनस 1/r प्लस h। यह कार्य हुआ पृथ्वी की सतह से किसी भी वस्तु को h ऊंचाई तक ले जाने में। अब देखिए हमने सबसे पहले तो ये व्यंजक निकाल लिया कि एब्सोल्यूट या निरपेक्ष रूप से किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि गुरुत्वीय क्षेत्र में वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन आएगा। यहाँ बात कर रहे हैं कि पृथ्वी की सतह से किसी भी वस्तु को h ऊंचाई तक लेकर जाने में कितना स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो यदि इसको आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा gmm, और ये हो जाएगा h/r इंटू r प्लस h। लघुत्तम लेकर तो r प्लस एच माइनस r से r कट जाएगा, ऊपर h बच जाएगा, तो r इंटू r प्लस एच। अब यदि h बहुत छोटा हो कैपिटल R से तो हम इस h को नगण्य मान सकते हैं। तो उस स्थिति में ये हो जाएगा डेल u बराबर gmm और h/r वर्ग। हमने यहाँ पर h को नगण्य माना है उस स्थिति में, तो h छोटा है, बहुत छोटा है r से, तो उस स्थिति में हम इसको नगण्य मान लेंगे तो ये r वर्ग हो जाएगा। और gmm बटे r वर्ग स्मॉल g होता है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, डेल u बराबर mgh। ये काफ़ी पॉपुलर फॉर्मूला है। यदि पृथ्वी की स्थितिज ऊर्जा h ऊंचाई पर ज्ञात करना हो तो हम सीधे सीधे इस सूत्र के द्वारा बता देते हैं। ये इसलिए बताते हैं कि हमने पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा में इतना परिवर्तन हुआ है। तो वास्तव में स्थितिज ऊर्जा का मान इस सूत्र की सहायता से ज्ञात होता है। यदि पृथ्वी की सतह पर स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे तो वो होगी माइनस gmm बटे कैपिटल R। h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा का मान ये होगा, और पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक जाना है तो स्थितिज ऊर्जा के मान में कितना परिवर्तन होगा, mgh के बराबर होगा, जिसे साधारणतः कई बार हम बोलते हैं कि h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा। सीधे सीधे निकाला जा सकता है इसकी सहायता से mgh, परंतु वास्तव में ये क्या है, पृथ्वी की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है। h ऊंचाई तक ले जाने में स्थितिज ऊर्जा में इतना परिवर्तन होता है। याद रखने वाली बात है कि पृथ्वी के निकट स्थितिज ऊर्जाओं के मान ऋणात्मक है, और ऋणात्मक होने से इस बात की पुष्टि होती है कि पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। यदि सिस्टम के अंदर आकर्षण प्रकृति का बल लगता है तो वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है। तो इस वीडियो में हमने बात किया है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, उसको किस प्रकार से निकाला जाता है, और यदि हम पृथ्वी के निकट बिंदुओं पर बात करें, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, तो ये सूत्र है हमारे पास में
पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर जाने पे कितना परिवर्तन होगा, तो ये सूत्र का उपयोग करके हम उसकी गणना कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतनी ही बात करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।